तो हाथरस में न्याय की त्रिमूर्ति, अब हाथरस में आएगा न्याय, क्योंकि खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। आज पीड़ित परिवार जो कि पूरी सुरक्षा के साथ पहुंच रहा है, उसका बयान दर्ज करवाना, और जितने भी बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में लिप्त हैं उनका भी बयान दर्ज करवाया जाएगा। खबर क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। हाथरस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। पीड़ित परिवार आज कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट में पीड़ित परिवार बयान दर्ज करवाएगा। यूपी के वरिष्ठ अधिकारी भी कोर्ट में पेश होंगे। हाथरस केस की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिगत अत्याचार का आरोप लगाया है। वहीं सीबीआई जांच सीमा पाहुजा के नेतृत्व में शुरू हो गई है। तो ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस के सवाल जो बड़े रहने वाले हैं। एक तरफ न्याय की त्रिमूर्ति एसआईटी, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। जातीय दंगों तक की बात की गई थी, लेकिन अब भी धर्म और राजनीति की बात करके क्या कांग्रेस इस पूरी खेल को, क्या इस पूरे हाथरस के मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है? जो उसने लाइट कैमरा एक्शन किया था हाथरस पहुंच करके बलरामपुर, वो भूल गई थी। दूसरा बड़ा सवाल जो हम यहां पर उठाने वाले हैं कि हर बार अपराध में कांग्रेस को जाति और धर्म क्यों दिखता है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा सवाल, हाथरस पर हंगामा, बलरामपुर और करौली पर अब भी चुप्पी है। संत की हत्या पर चुप्पी है। संत की हत्या पर और वह अंतिम संस्कार पर कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री की बात छोड़ी और हाथरस की बात तो आज वो फिर करी। वहीं जातीय हिंसा की साजिश सामने आने पर कांग्रेस क्या परेशान है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई प्लान ऐसा था जो कि फेल हो गया? वहीं कब तक चलेगी कांग्रेस की सहूलियत की राजनीति? हमारे साथ अपराजिता सारंगी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ मनोज काका है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ चेतन सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ वीएम पंडित हैं, पूर्व अधिकारी सीबीआई। सबसे पहले अपराजिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि कांग्रेस आज भी यही कह रही है, देखिए योगी सरकार में जाति धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, आज भी उसने इसी तरीके की भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं न्याय सर्वोपरि है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज इसी आस में परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच रहा है अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। आज न्याय की त्रिमूर्ति है। इस पर शुरुआत में फर्स्ट कमेंट आपका। बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं बहुत विरोध और बहुत निंदा करना चाहूंगी इस तरह की बर्बर और अमानवीय घटना की जो हाथरस में हुई। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से इस दिशा में क्या-क्या काम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने अनुरोध किया केंद्र सरकार को कि सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। क्यों किया? क्योंकि हम सब चाहते थे कि अच्छा इंक्वायरी हो, अच्छे तरह से इंक्वायरी हो, पहली बात, और दूसरी बात कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो। और इसीलिए तुरंत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की और आज देखिए सीबीआई की स्पेशल टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई है। और इसके पहले आप जानते हैं कि इमीडिएटली एसआईटी का भी गठन किया गया था, 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था और उसकी भी जांच शुरू हो गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और आज की तारीख 12 अक्टूबर, आज परिवार वालों को भी बुलाया गया है और आज उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है यूपी सरकार की मंशा, इससे पता चलता है केंद्र सरकार की मंशा। हम इस तरह की घटनाओं का घोर विरोध करते हैं। मैं कांग्रेस के बारे में बात करूंगी, लेकिन इसके पहले मैं कह दूं, गृह मंत्रालय अभी पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। आदरणीय अमित शाह जी बार बार पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और पुलिस रिफॉर्म्स वो लाएंगे। इस विषय में कार्य आरंभ हो गया है। दूसरा, 2 दिन पहले एक निर्देश लागू किया गया है, जारी किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध में जो अपराध हो रहे हैं उसे कैसे कम किया जाए, और एमएचए ने जो इंस्ट्रक्शंस है उसे लागू कर दिए हैं। तो इन सब से पता चलता है हम सबकी सकारात्मक मनोवृत्ति है और हम सब चाहते हैं कि देश अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो। इस संदर्भ में कांग्रेस राजनीतिक संभावनाएं तलाश कर रही है। कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन यह राजनीतिक दल है। हाथरस में दोनों भाई बहन आ गए। मैं बहुत विनम्रता के साथ सादर उनके बारे में बात करती हूँ। वो दोनों आए, कहाँ हैं अभी? करौली क्यों नहीं जा रहे हैं? बात तो यही है। कल जब तारा यादव जी के साथ ये हुआ उन्नाव में, तो वो लोग कहाँ थे? तो मेरा ये कहना है कि उनके पास अभी राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। अभी समय है हम सब मिलकर काम करें और हम सब एक
अच्छे समाज का गठन ठीक करें। है, पहले चेतन फिर मनोज काका। चेतन, खींच किस चीज की है? अब मामला न्याय की त्रिमूर्ति के पास है तो डिबेट तो एंड हो जानी चाहिए ना। एसआईटी अलग से जांच कर रही है, सीबीआई अलग से जांच कर रही है, यहां पर जो है पुलिस वो अलग से जांच कर रही है, ईडी जो है वो दूसरा एंगल देख रही है। यहां तो डिबेट एंड हो जानी चाहिए। या फिर किसी तरीके की कोई ऐसी खींच थी? अब भी जाति जाति करके कोई ऐसी खींच तो नहीं है कि जाति को लेकर के कुछ बड़ा प्लान था जो कि शायद फॉयल हो गया और चल नहीं सका? सचिन जी, देखिए, सबसे पहली बात है, जब एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जब डेटा आया और उसने बताया कि हर 15 मिनट के अंदर एक बलात्कार हो रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह के डेटा आते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए। एनसीआरबी में नंबर 1 कौन सा राज्य रेप में? नहीं, सुनिए, मैं काउंटर दे रहा हूं। नहीं, मेरे पास भी मुझे अगर 20 सेकंड बात करने देंगे तो उसका बात करने दूंगा। एनसीआरबी में दूसरा राज्य, एनसीआरबी में पहले नंबर पर राज्य कौन सा है रेप में, पायदान में? बताइए जरा। सुनिए, सबसे पहली बात बताइए ना, कह दीजिए नहीं पता होती है, इस तरह का जो कंपैरिजन, इतना कह दीजिए ना, नहीं पता। आप ही बात करेंगे चेतन, बात आप ही करेंगे, आपका ही कमेंट पूरा लूंगा। आपका तो कमेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एनसीआरबी में रेप के मामले में नंबर 1 कौन सा स्टेट? नारेबाजी जब आती है, नारेबाजी जब करी गई, जब नारे बनाए, मालूम है कौन सा स्टेट है? बेटी पढ़ाओ, तो क्या मालूम है कौन सा स्टेट है एनसीआरबी में? कार्य नहीं करना चाहिए था। एनसीआरबी में रेप के मामले में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, मालूम है चेतन जी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर, क्योंकि इस मामले में तुलना करना बहुत निंदनीय है। वाह सर, वाह। मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगा, कहता है। मैं कहता हूं पहले नंबर पर कौन सा? पहले नंबर पर राजस्थान। सुनिए, पहले नंबर पर राजस्थान है सर। सुनिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, जहां के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से गई थी एक नाबालिग, और रेप को लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं। अब अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं तुलना के बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं हूं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, प्रवक्ता साहब ने, कि हमने आना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष को दोनों मिलकर काम करना चाहिए। तो मिलकर काम करना चाहिए तो आपने किस तरह का व्यवहार किया? किस तरह की लाठियां बजाई गई वहां पर? किन किन नेताओं के ऊपर लाठियां बजाई गई? क्या वो तो मिलने गए थे? भाई, आप चले जाते मिलने के लिए, आप उनसे बातें कर लेते, आप उनसे समझ लेते कि वहां पर समस्या क्या है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। अब ये जो राजनीतिक अवसर तलाशने की बात है, आप मत खुलवाइए यहां पर मुंह सबका। सबको पता है महाराष्ट्र में किस तरह के राजनीतिक अवसर बिहार के लिए खोजे गए थे वहां पर, और बाद में सीबीआई की रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। अभी आवश्यक यह है, राजनीतिकरण ना किया जाए, राजनीति की बातों को छोड़ के यहां पर समझा जाए कि क्या गलती है, क्या कमियां हैं, क्या समस्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है। जाति कौन ढूंढ रहा है? मैं ये कह रहा हूं, चुनाव का माहौल बनता है। मेरा ये कहना कि हाथरस में अब भी जाति कौन ढूंढ रहा है? लेटेस्ट बयान किसका है? मैं ये कह रहा हूं, हाथरस लेटेस्ट बयान किसका है सर? हाथरस में अब भी जाति कौन ढूंढ रहा है? या फिर हाथरस की जाति क्योंकि सूट करती है इसलिए हाथरस में जाति ढूंढेंगे? बलरामपुर का धर्म सूट नहीं करता इसलिए बलरामपुर की बात नहीं करेंगे। करौली में क्योंकि संत की हत्या हो जाती है, संत को जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करता है इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। इतना सेलेक्टिव हो जाएंगे सर, इतना दोगला चश्मा डाल लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, बात करना चाहता हूं, जब कोई नैरेटिव अपने हिसाब से सूट नहीं करता, क्योंकि राज्य वो केंद्र द्वारा चलाया हुआ है, केंद्र में जो सरकार है वही सरकार वहां पर है, या फिर उसके अपोजिट सरकार है, तो उस हिसाब से अलग ही नैरेटिव बन जाता है। देखिए, दोबारा इस तरह की चीजों पे कोई राजनीतिकरण ना किया जाए, कोई राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश ना किया जाए। ये सामाजिक मुद्दे हैं, इन सामाजिक मुद्दे पे पूरा विश्व देखता है। मुद्दों में जाति कौन तलाश रहा है? मनोज काका, सामाजिक मुद्दों में जाति फिर कौन तलाश रहा है? कौन जस्टिस फॉर दलित्स, जस्टिस फॉर हाथरस कह करके एक साइट बना करके फंडिंग लेकर के कौन गया सर? दलित करके नहीं गया ना। फिर कोई बलरामपुर नहीं गया ना, कोई राजस्थान। तो कौन जाति तलाश रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? कौन अब भी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? जब मैं लगातार कह रहा हूं कि मामला अब न्याय की त्रिमूर्ति के साथ है, परिवार के साथ खड़े रहिए, लेकिन परिवार के साथ खड़े रह करके कम से कम ये मत जताइए कि बहाना तो परिवार का है, असल में अपनी रोटी सेकना है। मनोज काका, अब तो कम से कम ये राजनीति बंद हो जानी चाहिए ना। देखिए सचिन जी, आपने अपने कार्यक्रम के संदर्भ में ही कहा कि न्याय धर्म अधर्म के और पाप और अपराधी के आधार पर होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है कि जो न्याय है वो किसी जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पाप और अपराध के आधार पर होना चाहिए। हमारी पार्टी जितना मुखर
हाथरस को लेके थी, उतने मुखर हमारी पार्टी बलरामपुर में भी, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग रहे हो। हमारा डेलीगेशन पूर्व सांसद अतुल प्रधान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाथरस भी गए और पूर्व मंत्री पंडित सिंह से लेकर के और कई सारे नेता हमारे बलरामपुर में भी गए, आजमगढ़ भी गए, बनारस भी गए। जब अपराध का आप सवाल करेंगे तो आपका चैनल तो देश भर में और दुनिया भर में दिखा जाता है। अभी आज बता रहा हूं, अगर समाचार पत्रों का आप अध्ययन किए होंगे तो झांसी में एक बेटी के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में बर्बरता हुई और 14-15 लोगों ने किया। अभी कन्नौज के तिरवा में हुआ। और जो आप उस साधु की बात कर रहे हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग तो इसको मानने वाले लोग हैं कि जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड, और ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले को काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधारित काम नहीं करना चाहते, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की विचारधारा, आज पूज्य लोहिया की पुण्यतिथि भी है, हम ये जरूर चाहते हैं कि समाज में जितनी तरह की गैर बराबरी है वो इंसानियत के खिलाफ है और वो नाइंसाफी है। हाथरस में जब जघन्य अपराध हुआ तो कौन लोग थे जो अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर के और रैलियां किए, उनके पक्ष में आवाज बुलंद किए। और ये प्रवक्ता बहन है, इनसे पूछना चाहूंगा कि आप ही का सांसद तो उन अपराधियों से मिलने जेल तक पहुंच गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अपराध और अपराधी हैं उनको उनके पाप के आधार पर, उनके कुकर्म के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आपने एनसीआरबी के डेटा का आपने ठीक अध्ययन किया है कि अगर राजस्थान में भी गलत हो रहा है तो लाल टोपी लगा करके कौन सी रैली निकालने जा रहे थे सर? मुखालफत करती है। 400 लोग एक नेता के पीछे, नेताजी तुम साथ चलो, समाजवाद जिंदाबाद के नारे लगा करके कौन सी रैली निकाल रहे थे सर? नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे परिवार के वहां। सचिन 400 नहीं, आपको वो बात भी दिखानी चाहिए कि सर 400 लोग जा रहे थे लाल टोपी लगा करके, समाजवादी झंडा लेकर के, कि अखिलेश है नहीं सबसे पहले पहुंचनी चाहिए नेताजी तक खबर। यहाँ पहुंचे थे बलरामपुर में, एक डेलीगेशन भेज देते हैं, वो भी एक पूर्व मंत्री का, यहाँ पर लेकर जाते हैं 400 लोग, क्योंकि यहाँ पर वो सूट करता है। लेकिन पंडित साहब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं अब सीबीआई की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि कल, क्योंकि एक सेकंड मैं वही कह रहा हूं, एक सेकंड मैं कमेंट जो है पंडित जी का ले लूं। वीएम पंडित जी मुझे एक बात बताइए, कल जब सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये चाहती है कि सीबीआई जांच में उन बातों का भी खुलासा हो, वो भी कोरिलेटेड है कि अफवाह किसने फैलाई, झूठी बातें किसने पकड़ी, कैसे सोशल मीडिया पर यह चीजें वायरल हुई और उसके बाद एक सुनियोजित साजिश रची गई। क्या कोई बड़े राजनीतिक दल उसका हिस्सा तो नहीं थे जिसकी खींचे अब भी जाति जाति के नाम पर निकल रही हैं? क्या इस पर भी सीबीआई जांच करेगी क्या सर? यह भी एम्बिट में आएगा वीएम पंडित? सचिन जी, एक बार जब सीबीआई के पास केस दे दिया गया है तो जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें जो मुद्दे उठे थे वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई आई, चाहे बयान में कुछ ऐड हुआ, वो सब बाद के सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि एसआईटी की जो कार्रवाई है वो अपने आप में जुदा मामलों पर है, तो सीबीआई की इंक्वायरी में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस मामले को ज्यादा हवा दी गई या हवा देने के पहले पर लगाए गए, वो मामला भी सीबीआई के दायरे में आएगा, क्योंकि प्रीवियस कॉन्डक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स और एबेटर्स और इंस्टिगेटर्स, तो प्रीवियस कॉन्डक्ट भी आता है और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट भी एक्यूज्ड का या हवा देने वालों का आता है। तो उस समय जो माहौल बनाया गया तुरंत या उसके पहले या उसके बाद में, तो वो भी सीबीआई के दायरे में आएगा, लेकिन इसके लिए सब कार्रवाई को करने के लिए थोड़ा समय देना होगा। मैं क्योंकि इतने साल सीबीआई में काम कर चुका हूं, मैं इतना कह दूं चला दी गई बेटी की कि ये भी तो आएगा। हम लोगों की हालत ये होती है कि हम बड़े भारी स्टेडियम में क्रिकेट की पिच के ऊपर है, हमको सिर्फ बॉलर के ऊपर, फील्डर के ऊपर ध्यान देना है और अपनी बैटिंग पे ध्यान देना है। चीयरिंग क्राउड या चीयरिंग गर्ल्स क्या कर रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये माहौल क्या बन रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां क्या खेल खेल रही हैं, ये एक ही लिहाज से दायरे में आएगा। जांच का सीबीआई पर या फिर एजेंसी पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, वो भले कोई क्यों, लेकिन ये कि बहुत ही शीर एग्जाम्पल होगा इस केस का कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है।
और वो एक जगह पर तो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। बलरामपुर में बच्ची वहीं पर उससे ज्यादा बड़ा जो होता है वहां पर वो भूल जाती, वहां नहीं पहुंचती, परिवार के साथ नहीं खड़ी रहती। राजस्थान उनको नजर नहीं आता है। एनसीआरबी के आंकड़े एक तरफ नजर आते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ के लिए वो पायदान से दूसरा राज्य निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस का शासन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.